अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई चीज़ पार्टिकल और वेव नेचर दोनों ही शो करती है, तो आपका क्या जवाब होगा? यही इसी सारे सवाल से बहुत सालों तक डील कर रहे थे साइंटिस्ट। फिर पता चला कि लाइट के पास दोनों ही प्रॉपर्टीज़ होती है। वो पार्टिकल नेचर्स भी शो करता है और वो वेव नेचर्स भी शो करता है। तो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए, इसके पीछे के फिज़िक्स को समझने के लिए आज के सेशन को मैं लेकर के आई हूँ, जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर्स। मैटर्स के पास दोहरी स्थिति होती है अपनी प्रकृति, अपने नेचर्स को शो अप करने की। ठीक है व्यानाज, आपके इस यूट्यूब मंच पे अड्डा 24/7 फिजिक्स एक्सप्लेन आरआरबी एनटीपीसी पे बहुत सारा स्वागत करती हूँ। और आपसे और आप और मैं इस चीज़ से डील करेंगे कि आखिर जो चीज़ है वो मैटर वेव है, और लाइट जो है वो आखिर किस फिनोमिनन को फॉलो करती है। ठीक है, तो हमारे जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें हम ये देखेंगे पदार्थ जो है, यहाँ देखिए, पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति। मतलब पदार्थ हो या फिर कोई मैटर वेव और विकिरण यानी रेडिएशन, उसके पास जो डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड मतलब डबल नेचर, या तो वो पार्टिकल नेचर्स को शो करेगी या तो वो वेव नेचर्स की शो करेगी। ठीक है, तो इससे इससे रिलेटेड बहुत सारे साइंटिस्ट आए और साइंटिस्ट ने अपने अपनी थ्योरी को दिया। उन्होंने ये बताया कि नहीं नहीं, लाइट जो है ना वेव नेचर को शो करती है। कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, लाइट जो है ना वो वेव नेचर नहीं, वो पार्टिकल नेचर से शो करती है। फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और फिर ये कंक्लूजन निकला कि नहीं, मैटर वेव के पास जो है ना डुअल नेचर्स होती है, वो पार्टिकल नेचर्स भी शो करती है और वो वेव नेचर भी शो करती है। उसके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, तो उसी क्राइटेरियाज पे हम बात करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे स्लाइड में क्या है। पहले तो आए थे हाइगेंस। हाइगेंस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया कि नहीं, रेडिएशन जो होते हैं, लाइट के रेडिएशन जो होते हैं वो वेव नेचर्स को ही शो करते हैं। फिर न्यूटन भाई साहब आए, न्यूटन सर ने कहा कि नहीं नहीं, पार्टिकल्स जो जो लाइट वेव है वो पार्टिकल नेचर्स को शो करते हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि आपकी जो ये पार्टिकल के जो नेचर्स होते हैं वो पार्टिकल सममित मतलब सिमेट्रिक होते हैं। प्रकाश के कण पार्टिकल के तरह व्यवहार करते हैं और कण वेव की तरह भी व्यवहार करते हैं, मतलब दोनों ही नेचर्स को फॉलो करते हैं। इसको कैसे सॉल्व किया गया, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। अच्छा, मैं पहले बता रही हूँ कि आप इस डुअल नेचर मैटर पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। पहले समझो कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है। जब हम किसी लाइट इंटेंसिटी के लाइट को, मतलब लाइट के इंटेंसिटी को हम किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं। मान लो कि एक मेटल सरफेस है, आप उस पे लाइट को इंसिडेंट करो। आपके पास यूवी रे है, इंफ्रारेड रे है, आप उसको इंसिडेंट करो। आपको पता है कि मेटल के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसके पास सफिशिएंट अमाउंट पे होते हैं और मूव करते हैं, और एक दूसरे मूव करने के बाद एवरेज वेलोसिटी के अपोजिट और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण वो अपने ही इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। इसलिए हम उसको बाहर किसी एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए। वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो हम कैसे करा सकते हैं? इलेक्ट्रिक के मीडियम से करा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के मीडियम से करा सकते हैं, हीट के फॉर्म में करा सकते हैं। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले चीज़ क्या होता है, जब किसी मेटल सरफेस है आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास ये मेटल सरफेस है, ये एक मेटल सरफेस है। ठीक है, इस मेटल सरफेस में क्या किए, आप लाइट को इंसिडेंट किए। ठीक है, लाइट को आप इंसिडेंट किए। इंसिडेंट करने के बाद जब लाइट इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। वो पार्टिकल्स क्या होता है, यहाँ पे जैसे आप लाइट इंसिडेंट किए तो वो पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल्स फोटोन से एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। और अगर फोटोन के पास जो एनर्जी है वो उसके वर्क फंक्शन का मतलब होता है मेटल के पास वो मिनिमम एनर्जी ले लेना ताकि वो मेटल सरफेस से बाहर निकल जाए। एक चीज़ और याद रखिए, जो मेटल है वो मेटल के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकालता है, उसके सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो इजेक्ट करता है। पहले फोटोन से एनर्जी लिया, एब्जॉर्ब किया, उसको मेटल सरफेस से निकाला और बाकी सारी एनर्जी को क्या करता है, उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में
कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पहले इंसिडेंट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फोटोन से टकराया, उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और इससे मेटल सरफेस से बाहर निकला। मेटल सरफेस से बाहर निकलने के बाद इसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो ये क्या, अब देखिए इसका क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के क्या क्या वेज होते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालने के वेज होते हैं, पहला तो तरीका होता है थर्मो इलेक्ट्रिक इमिशन। या तो थर्मो इलेक्ट्रिक इमिशन के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दीजिए। पहले क्या होता है कि धातु को अत्यधिक गर्म करके, पहले धातु को क्या करते हैं, धातु की शीट्स होती है उसको बर्नर के थ्रू या किसी भी फॉर्म में आप उसको क्या करें कि आप उसको गर्म करें। ठीक है, गर्म करने के बाद वहां इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाता है। उसके बाद फिर क्या दूसरा क्या तरीका है, फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन की वजह से क्या होता है, बहुत मजबूत विद्युत क्षेत्र, मतलब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाओगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाती है, फोर्स का मोशन होता है, मोशन से क्या होता है कि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। मान लो कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लगाओ, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रॉन इसके पास फोर्स लगा है, तो F इक्वल टू क्यू ई होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है और करंट का फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, वो मेटल सरफेस से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मदद से भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो ये डुअल नेचर मेथड को पॉसिबल किया, उसके एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाया और बताया कि नहीं नहीं, लाइट के पास क्या होता है ना, लाइट कोई मतलब वेव के फॉर्म में नहीं होता है, उसके पास छोटी छोटी एनर्जी के क्वांटा पैकेट्स होते हैं जिसको हम फोटोन कहते हैं। और फोटोन जो होता है ना दोस्तों, फोटोन के पास कोई मास नहीं होता, वो रेस्ट मास होती है, लेकिन उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और जब मास बहुत कम होता है, आप फोटोन बारे में बात कर रहे हैं, जब किसी भी पार्टिकल के मास बहुत छोटी होती है तो वो लाइट के कंपेरेबल स्पीड से फॉलो करने लगती है, उस स्पीड से मूव करने लगती है। ठीक है, तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होता है कि जब आप किसी खास फ्रीक्वेंसी को डालते हो मेटल सरफेस पे, ये चीज ध्यान होना चाहिए कि हर एक मेटल फंक्शन का, मेटल सरफेस का अपना अलग अलग ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। कोई सरफेस ऐसी होती है कि लाइट तुरंत डालने के बाद तुरंत ही मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की कि एक मेटल वेव पार्टिकल नेचर्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप किसी खास फ्रीक्वेंसी को मेटल सरफेस के ऊपर डालते हो। ठीक है, मेटल सरफेस के ऊपर जैसे ही आप किसी खास फ्रीक्वेंसी को डाले तो उसकी जो एक फोटोन है उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, वहां कोलाइड करती है, उसकी एनर्जी को ले लेती है और तुरंत बिना टाइम लैग किए जैसे उस पर इंसिडेंट हुआ वो एब्जॉर्ब किया और तुरंत उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक का इमिशन के थ्रू हम लोग मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने का ये थर्ड प्रोसेस हुआ। ठीक है, अब इसका चौथा प्रोसेस क्या है कि सेकेंडरी इमिशन करना। सेकेंडरी इमिशन क्या है, देखिए सेकेंडरी इमिशन के बारे में यहाँ बात होती है कि सेकेंडरी इमिशन में एक तेज गति वाली प्राइमरी इलेक्ट्रॉन की टक्कर से धातु के अन्य इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जाता है। ये सेकेंडरी क्या होता है, पर हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी जैसे कि आपका गामा रे हो गया, यूवी रे हो गया, इस तरह की एनर्जी को आपको डाला जाता है और वो क्या होता है, उसके हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी पार्टिकल होते हैं और उसमें क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एनर्जी निकलता है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन फोटोन से एब्जॉर्ब करते हैं और तुरंत ही वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें टाइम लैग नहीं होता। इस वजह से हम इन चारों प्रोसेस का यूज करके हम क्या करते हैं, चारों प्रोसेस का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस। अब क्या है कि मेटल सरफेस में देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, तभी ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, फोटो करंट बढ़ेगा। जैसे ही आप किसी खास इंटेंसिटी के फोटोन्स को आप इंसिडेंट करते हो, ये आपका मेटल सरफेस है। ये क्या है आपका, ये आपका मेटल सरफेस है। तो मेटल सरफेस पे जैसे ही आप क्या किए, आप ये वाला वेव को इंसिडेंट किए। ठीक है, ये वेव को आप इंसिडेंट किए। ये इंसिडेंट करने के बाद क्या हो गया, ये उसके बाद फिर क्या हो गया, ये मेटल सरफेस से यहाँ टकराया। टकराने के बाद मेटल के पास अपने छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे आपके मेटल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या हुआ, इस फोटोन से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया
एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ऐसे बाहर निकाल देता है, ठीक है, उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उसको बाहर निकालता है। लेकिन हर एक मेटल के पास अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब वेव फंक्शन जिसको बोलते हैं। आप इतना मिनिमम एनर्जी दो जिससे क्या हो कि वो फोटोन, जो मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करे कि वो मेटल सरफेस को इजेक्ट करके बाहर निकल सके। और वो फ्रीक्वेंसी आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, जो आपने ये फ्रीक्वेंसी दिया है, इस फ्रीक्वेंसी के तहत ये फ्रीक्वेंसी से कम होना चाहिए मेटल फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर लेस देन हुआ, अगर लेस देन हुआ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तो आप क्या होगा, मेटल फंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाया जाएगा। इसके लिए शर्त यही है, कंडीशन यही है कि जो फ्रीक्वेंसी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मतलब जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। इस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को आप क्या करोगे, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो आप ये चीज को ध्यान रखोगे कि मेटल फंक्शन, ये वेव फंक्शन होने के इफेक्ट होने के लिए जो आपके वेव फंक्शन होते हैं, जिसको हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, वेव फंक्शन को हम लोग फाई से दिखाते हैं, ठीक है। क्या चीज से दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं। वो होने के लिए जो आपके इंसिडेंट आप एंगल को दे रहे हो, इंसिडेंट रेडिएशन को आप पुट कर रहे हो, इंसिडेंट कर रहे हो मेटल सरफेस पे, जो मैंने यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया है, उसमें क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही आप उस पर इंसिडेंट करते हो, वो एब्जॉर्ब करता है और फटाक से निकल जाता है, क्योंकि टाइम लैग नहीं होना चाहिए। यही कारण है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन ने साबित किया था कि लाइट जो है फोटोन पार्टिकल से बने हुए। क्यों? क्योंकि आप एक इसके पीछे एक और फिजिक्स है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला था ना कि वेव जो लाइट जो होते हैं वो वेव नेचर्स को शो करते हैं। इसमें कंडीशन ये था ना कि जैसे वेव नेचर्स को, जैसे ही वेव मेटल सरफेस पे पार्टिकल्स को वेव रेडिएशन को इंसिडेंट किया गया, वो इंसिडेंट करने के बाद जो होता है ना, जो पार्टिकल नेचर वेव नेचर होते हैं, वो वेव जो होता है ना कंटिन्यूअस एनर्जी के फॉर्म में होता है, ठीक है। उससे जैसे ही इंसिडेंट किया जाता है कभी किसी पार्टिकल्स पे, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन से ना वो एनर्जी को स्टोर करता है, उसमें थोड़ा टाइम लेता है स्टोर करने में, और स्टोर करने के बाद फिर कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद फिर वो थोड़ी देर बाद में उसको मेटल सरफेस से बाहर निकालता है। और वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, हायर फ्रीक्वेंसी, वो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है, वहाँ टाइम लैग होता है, जिस वजह से साबित हो गया कि वो जो फोटोन्स जो होते हैं वो पार्टिकल नेचर्स के नहीं होते। लेकिन यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ, जैसे ही आप लाइट इंसिडेंट किए, लाइट के रेडिएशन को, इंसिडेंट रेडिएशन को जैसे ही आप मेटल सरफेस पे इंसिडेंट किए, उसमें क्या होता है कि तुरंत ही वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है उसके इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस के, और फटाक से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम लैग नहीं होता। इसी से साबित हो गया था कि मेटल, ये जो लाइट है, छोटे छोटे क्वांटा जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं, वो फोटोन पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि हम वेव नेचर क्यों नहीं इसको बोल सकते हैं, और ये फोटो नेचर क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही हम इंसिडेंट पार्टिकल्स, इंसिडेंट वेव को जैसे इंसिडेंट करते हैं, वो फोटोन तुरंत ही उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन का, और फटाक से निकल जाता है, टाइम लैग नहीं होता, जैसे ही आता है वैसे ही निकल जाता है। लेकिन रेडिएशन के फॉर्म में पहले इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को स्टोर करती है, स्टोर होने के बाद उसकी एनर्जी फुलफिल हो जाती है, तभी वो नॉकआउट हो करके मेटल सरफेस से बाहर निकलती है, ठीक है। और किसी भी सरफेस से जो वर्क फंक्शन हो रहा है और मेटल जो निकल रहा है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और वो मिनिमम होनी ही चाहिए। कितना होना चाहिए? जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है उससे लेस देन होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हो गया, ये इसका केस है। अब आगे चलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रायोगिक सेटअप। देखिए इसमें क्या होता है ना, इस तरह का सेटअप किया गया था, इस तरह का सेटअप किया गया था, इस तरह का सेटअप किया गया था। कैसे किया गया था? इसमें एक कैथोड ट्यूब, एक कैथोड मेटल लगाया गया था और एक एनोड लगाया गया था। बैटरी में दो चीज होते हैं ना, कैथोड होते हैं, एक एनोड होते हैं। एनोड क्या होता है, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, और कैथोड को क्या किया जाता है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है।
जो कैथोड के जो ट्यूब है ना, ये कैथोड के ट्यूब, ये कैथोड के ट्यूब पे क्या किया गया, पैराबैंगनी लाइट, इसमें क्या किया गया, पैराबैंगनी लाइट को इंसिडेंट किया गया। पैराबैंगनी लाइट मतलब यूवी लाइट, जो हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है, ठीक है। इस पे जैसे ही इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से तुरंत बाहर हो गए, ठीक, क्योंकि इसका जो वर्क फंक्शन था, वर्क फंक्शन मतलब इस मेटल से जो इलेक्ट्रॉन के निकलने की टेंडेंसी थी वो इस फ्रीक्वेंसी से बहुत कम थी। जैसे ही इसमें पड़ा वैसे ही उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होने पर वो तुरंत एजेक्ट हो गई और जा करके कहाँ पे स्टोर होने लगी, एनोड सरफेस पे होने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाया, नो टाइम लैग, मैंने जो बताया था ना, जैसे ही इंसिडेंट हुई वैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट होने लगे। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश, नो टाइम लैग का मतलब क्या होता है इसको समझिए। प्रकाश के गिरने, प्रकाश के यहाँ पे बोल रहा है, प्रकाश के गिरने से इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच कोई भी समतल अंतर मतलब टाइम लैग नहीं होता। यही तरंग सिद्धांत की सबसे बड़ी विफलता थी। तरंग सिद्धांत जो था ना, जो ये बोला गया था कि नई नई लाइट जो रेडिएशन के फॉर्म में होती है, उसका यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि जैसे ही आप लाइट को मतलब किसी फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को आप उसमें इंसिडेंट करते थे, तो उससे जो फोटोन निकलती थी, वो फोटोन पहले क्या करती है, मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी एनर्जी को स्टोर करती थी। मान लीजिए कि उस इलेक्ट्रॉन को 100 जूल की जरूरत है, तो जब तक वो फोटोन से 100 जूल नहीं लेगी तब तक वो बाहर नहीं निकलेगी, तो उसमें टाइम लैग की प्रोसेस हो जाता था, ठीक है। जिस वजह से ये केस पता चला कि वो वेव नेचर्स को नहीं शो करती है, पार्टिकल लाइट वो फोटोन नेचर्स की बनी होती है, छोटे छोटे क्वांटा पार्टिकल्स की बने होते हैं और उसकी एनर्जी इक्वल टू एच नहीं होती है। क्या होती है उसकी एनर्जी, उसकी एनर्जी होती है ई इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। उसके फोटोन पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, इक्वल टू एच न्यू, क्या होती है, इक्वल टू एच न्यू, याद रहेगा। और फोटोन, जब ये पता चला कि लाइट है पार्टिकल के फॉर्म में बिहेव करती है, उसका कारण क्या था, जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की मेटल सरफेस पे, फटाक से तुरंत, मतलब विदाउट एनी टाइम लैग, वो तुरंत ही मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाती है। इससे पता चलता है कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल नेचर्स को शो करती है। ये इसका सेटअप था, एक एनोड प्लेट था, एक कैथोड प्लेट था। एनोड को, कैथोड प्लेट को हम लोग पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्ट करते हैं और एनोड को हम लोग क्या करते हैं, वो पॉजिटिव प्लेट से हम लोग कनेक्ट करते हैं। और कैथोड प्लेट पे हम लोग यूवी रे को इंसिडेंट कराते हैं। जैसे इंसिडेंट कराते हैं वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के किधर चली जाती है, एनोड की तरफ चली जाती है। तो इलेक्ट्रॉन के फुल फ्लो होने की वजह से वहां पे हमको फोटो करंट मिल जाता है। दूसरा चीज क्या है, आप ये जानो कि फोटो करंट क्या होता है। जैसे फोटो करंट जो होता है, वो फोटो करंट आपकी इलेक्ट्रॉन टप करोगे इस मेटल सरफेस के ऊपर, उतने ही अमाउंट की एनर्जी निकलेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इमिट होगा, और इलेक्ट्रॉन के बाहर होने से आपको फोटो करंट मिलेगा। क्या मिलेगा, फोटो करंट मिलेगा, याद रहेगा। पहला क्या कि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी आपकी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इंटेंसिटी जो होती है ना, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होती है, इलेक्ट्रॉन इमिशन पे। आप जितनी इंटेंसिटी डालोगे उतना आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जितनी इलेक्ट्रॉन निकलेगी उतना ज़्यादा फोटो करंट होगा। क्या होगा, फोटो करंट होगा। लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल्स की, ये जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और उसकी स्पीड पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इस लाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लाइट पार्टिकल नेचर कैसे शो करता है, क्योंकि जैसे ही हम इंसिडेंट लाइट को इंसिडेंट करते हैं, जैसे भी इंसिडेंट आप फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी वाली लाइट को मेटल सरफेस पे जैसे ही इंसिडेंट करते हो, तो उस मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, और ये 1 सेकेंड भी टाइम नहीं लगता और तुरंत बाहर निकल जाता है, इसमें नो टाइम लैग होता है। और इसीलिए पता चला था कि जो फोटोन होते हैं, जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, लाइट छोटे छोटे फोटोन पार्टिकल जिसको क्वांटा पार्टिकल्स कहते हैं, वो क्वांटा पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं, उसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है इमिशन, इंसिडेंट और इमिशन के बीच में। इसीलिए पता चला कि लाइट फोटोन नेचर को
पार्टिकल नेचर्स को फॉलो करता है। ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से प्रूव हो गया था। ठीक ठीक है, अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ में देखिए, आपको ग्राफ से समझ में आएगा, ग्राफ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि रूल है कि इंटेंसिटी, मैंने बताया ना आपको अभी क्या बताया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटोन पे, कि फोटोन की संख्या कितनी निकलेगी। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपकी प्रकाश की तीव्रता है, तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे ना, जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, देखो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल रहा है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का मतलब ये होता है कि जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो, ठीक है, आप इंटेंसिटी को जैसे बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी को जैसे ही जैसे बढ़ाओगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटो इलेक्ट्रॉन का। तो ये स्ट्रेट लाइन का आपको फॉर्मूला ये बताता है कि जैसे जैसे आप, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये बताता है कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो उससे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। और दूसरी यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट ग्राफ क्या है, यहाँ पे बता रहा है कि पोटेंशियल जो होते हैं और करंट, फोटो करंट और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। यहाँ तो आपने देखा कि इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के बीच क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, जितना आप बढ़ाओगे उतना फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जितना जितना बढ़ाओगे, जैसे कि फोटो करंट है, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल को आप बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, उसी इंटेंसिटी का लाइट निकल रहा है। एक समय में सब कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, करंट कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि जब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के इमिशन को रोकने के लिए हमको एनोड सरफेस पे, एनोड सरफेस क्या होता है, देखो एनोड सरफेस ये हो गया, इस सरफेस पे जो ये पॉजिटिव, यहाँ पे जो ये निगेटिव, ये जो पॉजिटिव, एक मिनट, ये पॉजिटिव ये से जुड़ा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। इसको क्या करते हैं, ये बैटरी को हम लोग हाईली निगेटिव कर देते हैं, निगेटिव पोटेंशियल कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन और ये निगेटिव पोटेंशियल से होकर के ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, फोटो करंट का जो इफेक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा। तो हम लोग जो निगेटिव पोटेंशियल इसीलिए यूज करते हैं, फोटोन इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहा है उसकी इमिशन और फोटो करंट को रोकने के लिए हम एनोड टर्मिनल को और ज़्यादा निगेटिव कर देते हैं, जिससे क्या होता है, निगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल पे आता है तो उसको रिपेल करता है। क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, सेम चार्ज जब होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है, और जो अपोजिट चार्जेज होते हैं, जैसे पॉजिटिव निगेटिव की तरफ, जब पॉजिटिव टर्मिनल है और उसमें निगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्जेस आ रहा है तो उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये सिमेट्री को फॉलो करता है। तो इसीलिए जब हम एनोड टर्मिनल को, एनोड प्लेट को अगर ज़्यादा निगेटिव कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देता है, ठीक है, याद रहेगा। ये हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया, ये आपका है कलेक्टर पोटेंशियल और फोटो करंट का। ये जितनी इंटेंसिटी की लाइट होगी, इंटेंसिटी जितना आपको, ये I1 I2 I3 ये सेम इंटेंसिटी की लाइट है, ठीक है, और उसको रोकने के लिए हमको सिर्फ एक पोटेंशियल देना हो रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल, इस तरह के फोटो इलेक्ट्रॉन को, फोटो करंट को रोकने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती। आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हो ना, आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो उसकी गतिज ऊर्जा, उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, बल्कि उसकी फोटोन एनर्जी, फोटोन मतलब उसकी जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब आपको नंबर ऑफ फोटोन्स है उसकी संख्या बढ़ जाती है, उसकी एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए तीव्रता के लिए स्टेपिंग पोटेंशियल समान रहता है, समझ में आया? देखो, स्टॉपिंग जो पोटेंशियल है ना वो किस पे डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हाई इंटेंसिटी की, ये जो इंटेंसिटी वाली लाइट है I1 I2 I3, यहाँ देखिए ये I1 I2 I3 जो है ये सेम इंटेंसिटी के लाइट है, तो इसको रोकने के लिए जो हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ा वो एक ही लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी कभी भी निगेटिव पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती, निगेटिव पोटेंशियल उस आने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी और उसके काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। इसीलिए तीनों इंटेंसिटी को एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल से रोक दिया गया। चलिए हम इसको एक बार और क्लियर कर देते हैं कि देखिए, इंटेंसिटी जो होता है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ फोटोन, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता।
फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड और उसकी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन इंटेंसिटी क्या फिर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है? नहीं करती है। वो क्या चीज़ पे डिपेंड करती है? उसको इंटेंसिटी के लाइट दे रहे हैं उसमें नंबर ऑफ फोटोन पे वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो उसके डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग देख करके इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये तीनों सेम है, तो इसको रोकने के लिए सेम पोटेंशियल का जरूरत पड़ा, क्योंकि इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, इसीलिए सेम पोटेंशियल पे ये तीनों इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रोक दिया गया। उसी को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं और ये उसका ग्राफ होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। अभी हम लोग इंटेंसिटी का ग्राफ देखे थे। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फोटोन पे, और नंबर ऑफ फोटोन से जितना फोटोन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगी, वो उससे उतना ज़्यादा फोटो करंट बनेगा। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम दी मेटल सरफेस और उसके फोटो करंट पे। अब फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? इस चीज़ को हम लोग इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए ये ग्राफ डैशबोर्ड है ना, ये फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट को आपको बताएगा। फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी आपके डिपेंड करती है रूल ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ फोटोन। जितना ज्यादा जितना ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उतना एनर्जी ऑफ फोटोन होगा, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी, एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। इंटेंसिटी अलग चीज़ होती है। इंटेंसिटी आप कितनी इंटेंसिटी की लाइट को डाल रहे हैं, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया। उस मेटल सरफेस पे आप कितनी एनर्जी के आप कितने इंटेंसिटी के लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन एनर्जी ऑफ फोटोन, कितनी एनर्जी के फोटोन उससे निकलेगी, वो उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दो अलग अलग चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि सेम इंटेंसिटी की लाइट थी, उसको सेम पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल से रोका गया था। लेकिन आप इस वाले चीज में देखिए, इस वाले ग्राफ में देखिए कि कलेक्टर पोटेंशियल और फोटो करंट। देखिए यहाँ पे आपका कलेक्टर पोटेंशियल है, ठीक है। कलेक्टर पोटेंशियल मतलब एनोड में जो क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट किया जा रहा है। कलेक्ट किया, मान लीजिए कि वहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोर हो गया, तो आप फोटो करंट को रोकने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन के जो एनोड की जो ये टर्मिनल है उसको हाईली निगेटिव कर देंगे। निगेटिव होने की वजह से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करेगा और फोटो करंट की इफेक्ट को वो क्या कर देगा? वो रोक देगा। तो यहाँ पे क्या होगा? सैचुरेशन करंट मिलने लगता है। देखिए अब वी पोटेंशियल वाले आपको V1 पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए V01 मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल से रोकना पड़ा, V2 को अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल से रोकना पड़ा, V3 को अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल से रोकना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के जोन्स है उसको रोकने के लिए अलग अलग पोटेंशियल की जरूरत होती है, क्योंकि आपका जो ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। अगर आप अलग अलग पोटेंशियल के पोटेंशियल को प्रोवाइड करोगे, आप क्या बोलते हैं, एनोड में जो इलेक्ट्रॉन्स आकर के जमा हुई है उस फोटो इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को आप अगर कम करना चाहते हो, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग पोटेंशियल से, अलग अलग निगेटिव पोटेंशियल से उसको उसके इफेक्ट को कम करना पड़ता है, जीरो करना पड़ता है, उसको रोकना पड़ता है करंट को सैचुरेशन करने के लिए। क्यों क्यों करने के लिए? करंट को सैचुरेशन मतलब करंट को कांस्टेंट करने के लिए। ये ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके पोटेंशियल की। आपको पता है ई का जो आपका जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। देखिए ये आपका है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है Q और V। Q को क्या होता है? Q चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम Q से दिखाते हैं, तो हम यहाँ पे E लिख दे रहे हैं। E और V कितने पोटेंशियल से वो मूव कर रहा है। अब आप मुझे ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी को अगर आप बढ़ाते हो तो क्या आपका
इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा है, बताओ, आपका पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड है, और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, उस फोटोन पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ा देंगे तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस को अगर बढ़ा रहे, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है फोटो करंट को स्टॉप करने के लिए, तो अलग अलग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल को देना होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों किस पे डिपेंड करती है, ये दोनों किस पे डिपेंड करती है बताइए, जल्दी बताइए। ये सारे कुछ डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को आप इंसिडेंट कर रहे हो, उससे उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होनी चाहिए, उस स्पीड को रोकने के लिए क्या पोटेंशियल डिसाइड होना चाहिए, और जितना पोटेंशियल आप डिसाइड करोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना लगेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी बढ़ेगी, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो हम लोग दो रूल पढ़े, एक पढ़ा हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है फ्रेंड्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। आप जैसे ही लाइट को इंसिडेंट किए उससे कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उस बात को डिसाइड करती है, और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रॉन करंट बन रहा है। ठीक है, समझ में आया। और फ्रीक्वेंसी किस चीज को डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ फोटोन को डिपेंड करती है। अब जितने अलग अलग एनर्जी मतलब जितने अलग अलग एनर्जी के फोटोन्स बाहर निकल रहे उसकी स्पीड अलग अलग हो रही है, उसकी स्पीड अलग अलग है, तो उसको अलग अलग स्पीड के स्टॉपिंग पोटेंशियल से रोकना होगा। क्यों, स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा होगी। अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लाइट को आप इंसिडेंट करोगे मेटल सरफेस पे, तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रॉन या फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, उसकी स्पीड अलग अलग होगी, तो उसको रोकने के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल को की जरूरत होगी। अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल दोगे तो उसको वो अलग अलग वोल्टेज पे वो काम करेगा और करंट को सेचुरेशन करेगा। ये उसी चीज को बता रहा है। ठीक है, ये उसी चीज को बता रहा है। अच्छा, एक और चीज, आप इसमें फ्रीक्वेंसी को देखोगे ना, आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को ना हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, न्यू से दिखाते हैं, वी से नहीं। ये न्यू है, न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं, जैसे वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, वैसे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और न्यू ये दोनों ही क्या होती है ना, ये दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितना फ्रीक्वेंसी की लाइट बाहर निकलेगी, जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट को आप इंसिडेंट कराओगे उसकी अलग अलग एनर्जी की स्पीड होगी, वो जितनी एनर्जी से बाहर निकलेगा उतना ही आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल उसको रोकने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्लोप का फॉर्मूला, आप ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला को दिखा रहा है। स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूला में क्या होता है ना कि वो आपका जो स्लोप होता है वो स्लोप h बाई ई होता है। ये h बाई ई कैसा ही है अभी बताएंगे फॉर्मूला को ड्राइव करके। ठीक है, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट को आप इंसिडेंट करेंगे उसके उसी के अकॉर्डिंग आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और आवर्ती, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और आवर्ती का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा होता है जिसके स्लोप हमेशा h बाई ई होते हैं। बोलना चाह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और आप फ्रीक्वेंसी की जब ग्राफ को खींचते हो तो वो क्या ग्राफ मिलती है आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसका स्लोप क्या होता है, h बाई ई होता है। क्या होता है, h बाई ई होता है। अब यहाँ बोलेंगे मैम ये इस ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्यों नहीं हो रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हम लोग का जो इंटरसेप्शन होता है वो इंटरसेप्शन निगेटिव में होता है। और काइनेटिक एनर्जी कभी भी हम लोग नहीं दिखा सकते कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव होता है। कोई भी एनर्जी को आप निगेटिव दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं होता है। दैट्स वाई स्लोप को हम ऊपर के तरफ ही दिखा रहे हैं, ना तो नीचे की तरफ भी हम लोग दिखा सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। ये वाला चीज को आप ऐसे बढ़ाओ, ये ऐसे करो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे नीचे आएगा, ये आएगा, और ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, ये वाला पॉइंट आपका होगा, ये वाला पॉइंट आपका होगा माइनस
एच बाई ई, ठीक है, क्या होगा, एच बाई ई होगा। तो ये जो है निगेटिव एनर्जी को दिखा रहा है, और एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होगी, तो इस पार्ट को हम लोग क्रॉस क्रॉस कर देते हैं और यहाँ से दिखाते हैं कि इसका जो स्लोप है एच बाई ई होगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के थ्रू, वो क्या होता है। पहले क्या हुआ कि आप किसी रेडिएशन के लाइट को, ये मान लो कि ये मेटल सरफेस आपका, ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस से आप लाइट ऑफ इंसिडेंट करो, ये इंसिडेंट किए, ये मेटल सरफेस पे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फोटोन्स है अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किए और तुरंत बाहर निकल गए। तो इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट एनर्जी का जो ऊर्जा होती है उसको हम कैसे दिखाते हैं ये आपकी इंसिडेंट इंसिडेंट एनर्जी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट की आपकी एनर्जी है। उसके बाद ये क्या है आपका, ये आपका वर्क फंक्शन है, ये क्या है आपका वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो बाकी जो एनर्जी होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये समझ में हो गया होगा। फाई को हम लोग क्या लिखते हैं, फाई को हम लोग एच न्यू लिखते हैं, ये वाला एच न्यू। फाई को हम लोग क्या लिखते हैं, फाई, फाई इक्वल टू एच। एच क्या है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है 1.66, नहीं सॉरी 6.67 प्लैंक, वो 1.66 आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की होती है, माफ कीजिएगा, लेकिन इसका आंसर, इसका वैल्यू जो होता है 6.6, मैं अभी लिख के भी बता दूंगी, 6.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ जूल्स होता है, ठीक है। ये एनर्जी के फॉर्मूले को यूज करते हैं ना हम लोग। ये पाई जो है आपका एच न्यू होता है, एच न्यू क्या होता है, किसी भी एक फोटोन पार्टिकल्स की एनर्जी होती है, क्वांटा पार्टिकल की एनर्जी होती है। क्वांटा पार्टिकल की एनर्जी को हम कैसे डिनोट करते हैं, एच न्यू को। एच क्या होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है, और न्यू क्या होता है आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, ये एच हो गया, और यहाँ पे हो गया न्यू। न्यू नहीं लिख सकते, न्यू से हम लोग इंसिडेंट पार्टिकल के, इंसिडेंट रेडिएशन की दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वर्क फंक्शन को दिखाने के लिए न्यू नॉट रखेंगे, तो ये आपका वर्क फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कार्यफलन की धातु का टोल टैक्स बोलते हैं, ये टोल टैक्स नहीं देगा तब तक ये मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकल सकता। मैंने वो एक एक्सपेरिमेंट का करके भी आपको दिखाया है ऊपर के स्लाइड में, आप देखना, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। इससे इस सेशन से आपको एक चीज क्लियर होगा कि फोटोन, आपकी जो लाइट है वो पार्टिकल ही क्यों होती है, वेव नेचर क्यों फेल हुआ, ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन है आपकी, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया है डुअल नेचर ऑफ मैटर से। ये आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इक्वेशन है, और इससे पता चलता है जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप इंसिडेंट किए हैं उसकी एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये उसके समीकरण होते हैं, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड होते हैं, ये इक्वेशन किस पे बेस्ड होते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड होते हैं। क्योंकि मान लो जो आप किसी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को इंसिडेंट किए, वहां से फोटोन निकला, फोटोन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दिया, वो मेटल सरफेस से बाहर निकला। तो मेटल सरफेस से बाहर निकला, पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो कुछ एनर्जी का लॉस हुआ, बाकी सारी एनर्जी जो मेटल सरफेस से बाहर निकल रही है उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल रही है। तो ये उसी का इक्वेशन है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, मैंने बताया था ना कि एक इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कैसे शो करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम ई वी नॉट पे शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेस्ड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या दिखाता है, यहाँ पे देखिए, ये एच न्यू है ना, ये एच न्यू है, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, ये के मैक्स जो आपका यहाँ पे है, आपका के मैक्स जो है, ये के मैक्स जो है, ये आपका के मैक्स है। के क्या होता है, उसके इक्वेशंस क्या होते हैं, उसके इक्वेशन होते हैं ई वी जीरो। के मैक्स क्या होता है, किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसके जो अकॉर्डिंग उस पर जो चार्ज होता है ई, और वी नॉट, कितने पोटेंशियल से वो एक्सेलरेट हो रहा है, वो चार्ज किस पोटेंशियल से एक्सेलरेट हो रहा है, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे हम काइनेटिक एनर्जी को यहाँ रखते हैं, जैसे ही हम लोग काइनेटिक एनर्जी को यहाँ रखते हैं ई वी नॉट, तो एच न्यू, और फाई को हम लोग क्या लिखते हैं, फाई को हम लोग लिखते हैं एच न्यू नॉट,
ठीक है। और के मैक्स तो आपका क्या होता है, के मैक्स आपका होता है ई वी नॉट। क्या होता है, ई वी नॉट। चलिए हम आपको लिख के ही दिखाते हैं। के काइनेटिक एनर्जी जो हो गई, के मैक्स जो हो गया आपका, एक मिनट, के मैक्स, एम मतलब मैक्स, ठीक है। के मैक्स आपका क्या हो गया, के मैक्स आपका इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू माइनस फाइव हुआ। अब फाइव को हम लोग कैसे दिखाते हैं, फाइव का वैल्यू क्या होता है, फाइव का वैल्यू होता है के इक्वल टू एच न्यू माइनस माइनस, और फाइव को क्या दिखाते हैं, एच, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नॉट, न्यू नॉट, ठीक है। अब ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू आपका, आप यहाँ देखो, ई की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, ई वी नॉट, और ये वाला आपका क्या हो जाता है, एच न्यू माइनस एच वी नॉट। जब हम पोटेंशियल निकालेंगे किसी इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो एच न्यू बाई ई हो जाएगा। देखो यही वाला आया है, एच ई बाई एच न्यू बाई ई हो जाएगा। और न्यू क्या होता है, न्यू का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था ना जब मैंने वेव का इक्वेशन बता रही थी, साउंड का वेलोसिटी जब बता रही थी, वेव ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू एन न्यू। क्या होता है, v इक्वल टू एन न्यू। क्या होता है, एन न्यू। तो यहाँ पे जो आपका न्यू का फॉर्मूला, न्यू क्या होता है, c बाई लैम्डा। क्या होता है, न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इक्वल टू c, c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो आप यही c बाई लैम्डा को यहाँ न्यू में पुट कर दो, तो यहाँ पे एस सी बाई लैम्डा हुआ माइनस, और ये क्या हो गया, एस सी मैन डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट। अब देखो एस सी बाई लेमडा या एस सी बाई लेमडा नॉट, तो यहाँ पे जो आपका ई है, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ये आपका ई को अगर हम इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वी नॉट इक्वल टू एच सी ई बाई लेमडा माइनस एस सी ई बाई लेमडा नॉट। अब एस सी दोनों में ही आपका क्या है, कॉमन है, तो आप एस सी को निकाल दो, वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई लेमडा बाई ई और माइनस वन बाई लेमडा नॉट बाई ई। तो आपको मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ जो स्लोप आपका बन रहा था ना, यहाँ पे जो आ रहा था एच बाई ई, ये आपका स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो एम स्लोप को दिखाता है, स्लोप क्या हो गया आपका, एच बाई ई हो गया, ठीक है। वो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ को दिखाने के लिए यूज होता है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या है, फोटोन की कुंडली का, अच्छा देखो फोटोन क्या है, आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि फोटोन जो है वो छोटी छोटी क्वांटा पार्टिकल्स होती है, उसके पास मास, उसके रेस्ट मास होते हैं, और उसके पास एनर्जी क्या होती है, एच इक्वल टू, सॉरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके पास रेस्ट मास होती है, उसके पास रेस्ट मास होती है, उसकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल टू एच न्यू होता है, और एच का फॉर्मूला क्या होता है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ठीक है। उसके पास जो स्पीड होती है, मास कम होने के कारण वो उसके पास जो स्पीड होती है वो लाइट के स्पीड के बराबर होती है, मतलब c इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके जब पास जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम को हम कैसे दिखाते हैं, मोमेंटम होता है p इक्वल टू एच बाई लेमडा। ये किसने बताया था, ये डी ब्रॉगली ने बताया था कि कोई मैटर वेव, अगर मैटर वेव है और वो मूव कर रही है तो उससे एसोसिएट एक वेव होता है। वो वेव कब दिखता है और कब नहीं दिखता है वो आगे के स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसने एक फॉर्मूला दिया था कि मोमेंटम इक्वल टू एच बाई लेमडा होता है, ठीक है, एच बाई लेमडा होता है, ठीक है। और उसको हम लोग ई बाई सी भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ई बाई सी भी लिखते हैं, पी इक्वल टू एच बाई लेमडा भी होता है। लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि वी न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है। क्या होता है, सी बाई लेमडा, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट बाई लेमडा, क्योंकि न्यू और लेमडा दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो आप लेमडा है, लेमडा की जगह पे अगर आप क्या करोगे, सी बाई क्या लिखोगे, सी बाई लेमडा लिखोगे, क्या लिखोगे, सी बाई ई, सी बाई ई लिखोगे तो सी नीचे हो जाएगा और ई ऊपर चला जाएगा, तो पी के इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, ई बाई सी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, फोटोन जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। तो अगर वो चार्ज ही नहीं है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब वो क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स है। अब न्यूट्रल पार्टिकल्स कभी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं दिखा सकता। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट दिखाने के लिए किसी बॉडी के पास चार्ज का होना बहुत जरूरी है, लेकिन फोटोन चार्ज लेस पार्टिकल है। ठीक है। और उसके पास रेस्ट मास होता है। उसकी वेलोसिटी ऑफ जो होती है, उसकी स्पीड वो लाइट के स्पीड के कंपेरेबल होती है। उसके पास मोमेंटम भी होता है जो एच बाई लेमडा के बराबर होता है। ठीक है। उसकी एनर्जी भी होती है जो एच और न्यू के बराबर होती है। ठीक है। अब डी ब्रॉगली ने अपने एक हाइपोथेसिस दिया था और उन्होंने बताया था कि कब कण तरंग बन जाती है और कब कण मतलब पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। इन्होंने लुइस, इनका पूरा नाम था कि लुइस डी ब्रॉगली का तर्क ये था, ये देखिए, लुइस डी ब्रॉगली का तर्क ये था, यदि विकिरण रेडिएशन, जिसको रेडिएशन कहते हैं, कण की तरह व्यवहार कर सकता तो मैटर को भी तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। अगर ये सिमेट्री प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, तो जब अगर रेडिएशन कण की तरह दिख रहा है तो मैटर को भी वेव की तरह दिखना चाहिए, इन्होंने ये बोला था। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई भी पार्टिकल है, अगर मूविंग पार्टिकल है, मैटर वेव मूविंग पार्टिकल्स है, तो उसके एसोसिएटेड एक वेव होता है। इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था उसके लिए। देखिए, ये है फॉर्मूला उसका, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। ठीक है। और पी का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। प्रत्येक गतिमान द्रव्यमान के साथ, मतलब ये कोई भी मूविंग पार्टिकल्स है, उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव मैटर होता है। जब अगर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जब देखिए आप पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा बड़ा कर देंगे, ये मास है ना, मास को आप बहुत ज्यादा बड़ा कर दो, तो मास अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगी, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, उससे एसोसिएटेड जो वेव है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो जीरो के बराबर ही हो जाएगी। इसीलिए अगर कोई बड़ी पार्टिकल्स है, कोई बड़ा पार्टिकल है और वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसका वेव फॉर्म नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसकी वेवलेंथ बहुत कम है। इस फॉर्मूला के थ्रू आप उसको डिसाइड कर सकते हो, इस चीज को पता कर सकते हो। कोई पार्टिकल्स अगर मूव करे तो उसका वेव फॉर्म हो रहा है, वो दिख रहा है, तो क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो पार्टिकल बहुत छोटी है। और अगर कोई पार्टिकल का वेव फॉर्म जनरेट नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बड़ी है, उससे एसोसिएटेड जो वेव जनरेट हो रहा है वो हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है। तो ये वाला चीज हुआ। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या है मैटर वेव का जो फॉर्मूला है। आपको ये डी ब्रॉगली ने बता दिया था कि अगर रेडिएशन वेव के तरह, पार्टिकल के तरह शो कर रहा है, तो मैटर वेव को भी वेव की तरह शो करना पड़ेगा। उसका एक थ्योरी भी दिया उन्होंने। उसके बाद फिर उसके एक इक्वेशंस बनाए, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, और ये बताया कि कोई पार्टिकल वेव क्यों नहीं शो करता है, और वेव जब शो करता है तो उसकी कैटेगरी क्या होती है। अब दूसरा चीज यहाँ पे ये देखो कि मैटर वेव फॉर्मूला ट्री, इसमें क्या है, जब मैटर वेव के पास वेलोसिटी होती है, तो लेमडा इक्वल टू एच एम बाई वी हो जाएगा। अगर उसके पास कोई एक्सेलरेशन हुआ, मान लो कि वी पोटेंशियल पे आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, एक्सेलरेट करा दिए, तो उसके पास क्या वेवलेंथ होगा, तो लेमडा इक्वल टू एच रूट अंडर टू एम क्यू वी हो गया। टू एम क्यू वी क्या हो गया, यहाँ पे टू एम क्यू वी क्या होता है, किसी भी पार्टिकल्स का जब मूव कर रहा है, वी पोटेंशियल पे एक्सेलरेट करा रहे हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, क्यू वी होती है। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, टू एम क्यू वी। ठीक है। उसकी वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख दिए, टू एम क्यू वी। तो यहाँ पे क्या है, क्यू वी की जगह पे आप के लिख सकते हो, इसीलिए यहाँ आ गया, इस फॉर्मूला में क्या आ गया, लेमडा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई रूट अंडर टू एम के। क्या आ गया, रूट अंडर टू एम के। जब आप इसी चीज को सॉल्व करोगे ना, तो पी देखो एच बाई पी होता है ना, तो क्या ये टू रूट अंडर टू एम के ये पी के इक्विवेलेंट नहीं हुआ, ये पी के ही इक्विवेलेंट है, ये पी के ही इक्विवेलेंट है। तो रूट अंडर टू एम के, टू एम के ये किसके इक्वल है, ये
पी के इक्वल है, ठीक है, ये पी के इक्वल है, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू आपका क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी हो गया। ठीक है, लैम्डा बाई एच बाई पी हो गया। तो पी के जगह पे 2m क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने के लिए वी पोटेंशियल पे रखते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, क्यू बाई वी होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2m क्यू वी, और यहाँ पे के जगह पे क्यू वी को पुट कर देंगे। और आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 1 × 10⁻³ होता है। और उसके बाद फिर चार्ज का वैल्यू सबको पता है, चार्ज का वैल्यू क्या होता है, चार्ज का वैल्यू होता है, चार्ज का वैल्यू आपका कितना होता है, 1 पॉइंट, मेरा बोर्ड थोड़ा हैंग हो रहा है, ये 1.6 1.6 और क्या होता है 10⁻⁻19 -19 क्या होता है -19, क्या होता है -19, चार्ज का फॉर्मूला होता है। जब इस सारे वैल्यू को आप पुट करोगे तो इसका एक वैल्यू आएगा, वो आएगा 12.27 डिवाइडेड बाय रूट अंडर वी। आप इससे किसी भी पार्टिकल से एसोसिएट इसका वेव निकाल सकते हो, और उसकी वेलोसिटी को, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को भी निकाल सकते हो कि वो कितना पोटेंशियल में घूम रही है, उसका वेवलेंथ क्या होगा। अगर वी पोटेंशियल मान लो कि 12 पोटेंशियल से घूम रही है, 12 या फिर 122 वी से या पोटेंशियल डिफरेंस से अगर कोई पार्टिकल मूव करे तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगा, आप इस फार्मूला से निकाल सकते हो। कौन सी फार्मूला से, ये फार्मूला से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, मैंने अभी जो आपको एक्सप्लेन किया ना कि हमारे दैनिक जीवन में मैटर वेव्स क्यों नहीं दिखाई देती है। डी ब्रॉगली की जो तरंग वेग द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, ये जो थोड़ा हिंदी वाला वर्ड्स होते हैं ना, उसको बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, लेमडा इक्वल डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m होता है। तो मास जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उस हम लोग को वेवलेंथ उससे कम दिखाई देगा, मतलब बहुत छोटी होगी जिसे हम देख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मास बहुत छोटी है तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा बड़ा होगा। यही चीज को यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो वेव नेचर्स जो दिखाती है, जो पार्टिकल्स होते हैं, तरंग जो रेडिएशंस जो होते हैं वो वेव नेचर्स को दिखाते हैं। वो वेव नेचर्स को जब दिखाते हैं तो उसके लिए अलग अलग फिनोमिनन होता है। हमने बताया ना कि लाइट के पास दो नेचर्स होते हैं, वो सिमेट्रिकल रूल को फॉलो करता है। वो पार्टिकल नेचर्स भी शो करता है, वो वेव नेचर्स भी शो करता है। वेव नेचर कब शो करता है, जब रेडिएशन मेटल सरफेस पे पड़ते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में टाइम लगता है, बस यही उसमें और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में दो डिफरेंसेस है। क्या होता है, जो लाइट जब वेव नेचर्स को शो करते हैं तो उसमें अलग अलग फिनोमिनन देखने को मिलता है। वो फिनोमिनन क्या होता है जो हम लोग आगे के क्लास में डिस्कस भी करेंगे। पहला जो होता है आपका, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है, फिर डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें आपको, ये सारी चीजें देखने को मिलती है जब लाइट वेव नेचर को फॉलो करता है। और वेव नेचर को फॉलो करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था डेविएशन और जर्मन के डेविएशन और जर्मन के थ्रू एक आपका एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसमें दिखाया गया था कि जो पार्टिकल है वेव नेचर शो करता है। उसमें इलेक्ट्रॉन को लिया गया था और इलेक्ट्रॉन किस तरह की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा था, वेव नेचर को शो कर रहा था। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी पार्टिकल्स होती है, ठीक है, वो छोटा पार्टिकल होने के कारण उससे जो जब वो मूव करती होगी तो उससे एसोसिएटेड एक एनर्जी होगी, एनर्जी होगी तो वेव के फॉर्म में होगी। पार्टिकल छोटा होने की वजह से वो वेव फॉर्म को दिखा रहा था। ये डी ब्रॉगली ने प्रूव कर दिया कि मास अगर छोटी होगी तो वो वेव फॉर्म को हम देख सकते हैं, मास अगर बड़ी होगी तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था। उसके बाद फिर क्या, पार्टिकल नेचर में क्या क्या देख सकते हो, अगर लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है तो उसमें कौन कौन से इफेक्ट आते हैं, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। उसमें एक कॉम्पटन इफेक्ट भी आता है जो पार्टिकल नेचर्स को ही शो करता है।
ठीक है। तो आज आपको समझने में मदद मिला होगा कि पार्टिकल्स वेव नेचर्स को भी और जो लाइट है वो वेव नेचर्स को और पार्टिकल नेचर्स दोनों को क्या करती है, दोनों को एसोसिएट करती है, दोनों को ही फॉलो करती है। कब उसका वेव नेचर्स फॉलो करती है, कब वो पार्टिकल नेचर्स को फॉलो करती है। किस साइंटिस्ट ने दिखाया कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर्स कब शो करती है, वेव नेचर्स कब शो करती है। हमें पार्टिकल्स का वेव नेचर कब देखने को मिलता है, ये आपको डी ब्रॉगली साहब ने बताया था। अगर पार्टिकल का मास बहुत छोटा हुआ तो हम उसके वेव को, उससे एसोसिएटेड वेव को हम जनरेट कर सकते हैं। जनरेट तो वेव होती ही है, लेकिन हम उससे देख सकते हैं क्योंकि पार्टिकल छोटी है। लेकिन अगर पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उससे एसोसिएटेड जो वेव जनरेट हो रहा है, वेव फॉर्म हो रहा है, हम उसको नहीं देख सकते। यही कारण है कि कब आप पार्टिकल्स को वेव बोल सकते हो, कब आप उस पार्टिकल्स को क्या बोल सकते हो, आप पार्टिकल्स बोल सकते हो। लाइट को कब आप पार्टिकल्स बोल सकते हो और कब आप वेव बोल सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको इस क्लास में इस सारे चैप्टर्स को समझने में मदद मिली होगी, आपके इसके कोर कॉन्सेप्ट को जानने में मदद मिली होगी। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछे गए हैं, स्पेशली